हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 12 मार्च को होने वाले हिंदी के पेपर में जो आपके क्षितिज भाग 2 के गद्य भाग से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में। ठीक है ना। छोटे बड़े सारे प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले पद्य भाग के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, अपने क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। निबंध लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, उसके वीडियो अपलोडेड है, आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हिंदी के रिलेटेड सारे वीडियो और फिर आगे आने वाले एग्जाम जैसे सामाजिक हो गया, सामाजिक विज्ञान, गणित, अपने संस्कृत, इन सभी के वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिएगा कि कितना आपको इस बुक के अंदर आपको गद्य भाग से पढ़ना है। तो गद्य भाग से आपसे एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और दो है वो 2-2 नंबर के, यानी 4 नंबर के ये प्रश्न हो गए। और फिर आपसे 4 जो है बहुचयनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के 11 नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। पहले देखते हैं कि गद्य खंड में अपने चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है। तो नेताजी का चश्मा, ठीक है, बाल गोविंद भगत। एक बात ध्यान रखिएगा, इन सभी लेखकों का परिचय, कवि परिचय, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आपको इन सभी जो चैप्टर है उनके लेखकों को नाम याद होने चाहिए। तो एक ट्रिक के साथ याद करते हैं। जैसे देखिए, नेताजी का चश्मा, ठीक है, तो चश्मा पहनते ही क्या दिखने लग जाता है, तो ऐसे याद रख लीजिए कि प्रकाश हो जाएगा। ठीक है ना। तो हो जाएगा अपना नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। ठीक है। फिर है राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने क्या लिखा है, बाल गोविंद भगत। तो हमसे पूछे कि बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। कैसे याद रहेगा कि भगत किसके, राम के। ठीक है ना, राम भगत। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। फिर अगला देखिए, लखनवी अंदाज। ठीक है। तो याद रखिए, यशपाल का अंदाज कैसा है, लखनवी है। ठीक है ना, यशपाल का अंदाज कैसा है, लखनवी। ऐसे याद रख लीजिए। अगला देखिए, फिर है अपनी जो है एक कहानी यह भी, इसके लेखिका है मनु भंडारी। ठीक है ना। तो ऐसे याद रखिए कि मनु भंडारी की कहानी। ठीक है। मनु भंडारी मतलब एक छोटी बच्ची है, ये समझ लीजिए, और उसको कहानियाँ पसंद है, तो मनु भंडारी की एक कहानी। ठीक है। फिर अगला देखिए, अपने हैं यतीन्द्र मिश्र। ठीक है ना, इनका हो गया नौबत खाने में इबादत। ठीक है। कोई एक दो अलग हो, आप ट्रिक अपने आप से बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। और एक लास्ट में जो अपने सबसे मुश्किल नाम है और उनका जो उन्होंने रचना की है, संस्कृति, ये भी काफ़ी मुश्किल चीज़ है संस्कृति। ठीक है, इसको पालन करना वगैरह। ठीक है ना, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपने इनके प्रश्न उत्तरों की, जिसमें आपसे 4 नंबर के जो बहुवैकल्पिक यानी बहुचयनात्मक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में। ठीक है। चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी, तो आदर की भावना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है। कहने का मतलब इसमें है ना, एक व्यक्ति है जो देशभक्तों का अनादर करता है, तो वो कौन है, तो वो है अपने पान वाला। ठीक है, कौन है, पान वाला। ठीक है। अगला देखते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे, तो ये शब्द कहने वाला व्यक्ति भी कौन है, पान वाला। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, कौन है ये, पान वाला। ठीक है, पान वाले ने ये शब्द कहे थे। अगला है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या है। अब देखिए, चश्मा पहनते ही क्या उजाला हो जाएगा, प्रकाश छा जाएगा, तो स्वयं प्रकाश। ऐसे याद रखिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी, तो संगमरमर की बनी थी। किसकी बनी थी, संगमरमर की। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, तो मूर्ति की ऊंचाई थी अपने 2 फीट। कितनी ऊंचाई थी, 2 फीट ऊंचाई थी मूर्ति की। अगला प्रश्न है, अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था, तो कौन सा चश्मा देखा, आप कहेंगे सरकंडे का चश्मा, सरकंडे का बना चश्मा। ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे, तो ऑप्शन है देशभक्तों के अनादर के कारण, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, महंगाई के कारण, या बेरोजगारी के कारण। तो वो निराश क्यों हुए थे, तो निराश हुए थे मूर्ति पर चश्मा नहीं होने के कारण। ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सा संबंध बताते हैं, तो प्रेमी और प्रेमिका का। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेंगे इसमें करेक्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना,
बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? उन्होंने बोला था कि पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। ठीक है, बोला था कि पतोहू का पुनर्विवाह करवाना चाहिए। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसमें हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था, क्या काम करते थे? तो वो खेती बाड़ी करते थे सारे लोग। ठीक है ना, ज्यादातर। ठीक है, अगला है बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? अब देखिए, भगत है, भगत किसके हैं? राम के। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है ना, ऐसे याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? तो आयु 60 साल से वो ज्यादा थे। ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 60 साल से ज्यादा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? तो उनकी टोपी कैसी थी? कबीर पंथियों के जैसी थी। ऑप्शन सी टिक कर देंगे यहाँ पे। 15वां प्रश्न देखते हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? तो इस पंक्ति में मुसाफिर शब्द किसके लिए आया है? ये मनुष्य के लिए आया है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है अपना, लेखक ने लोही किसे कहा है? यहाँ पे जो लोही शब्द आया लेखक ने किसके लिए इस्तेमाल किया? तो प्रातः काल की लालिमा के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है लोही। ठीक है, अगला है लखनवी अंदाज पाठ के शीर्षक। अब देखिए, अंदाज किसका है? यशपाल का अंदाज है लखनवी। ठीक है ना, ऐसे याद रखिए। ठीक है, अगला देखते हैं। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा? ध्यान रखिएगा, सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी क्लास का टिकट खरीदा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। और उन्होंने ये खरीदा क्यों? इसके पीछे कारण क्या था उनका? कि भीड़ से बचने के लिए, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, या फिर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए। तो ऑप्शन सी टिक कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 19वां प्रश्न है अपना, सफेद पोष का अर्थ है। सफेद पोष का अर्थ है सफेद कपड़ा, या सफेद कपड़े पहनने वाला, साफ सुथरा, भद्र पुरुष। भद्र पुरुष, ऑप्शन डी टिक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? लेखक खीरे को ना कौन से वर्ग की तुलना की गई है? उन्होंने बोला कि किसी का प्रतीक है, लेकिन कौन से वर्ग का प्रतीक है? तो ये है अपने मामूली लोगों के वर्ग का। तो ऑप्शन ए ही टिक कर दीजिएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खीरा एक मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक था। ठीक है, 21वां प्रश्न है अपना, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दूसरों से प्रेम करना, अपने को श्रेष्ठ, दूसरों से श्रेष्ठ समझना, सब से मिलकर रहना, या दूसरों से नफरत करना। तो यहाँ नवाब की प्रमुख विशेषता क्या बताई गई नवाबों की? अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। यह कहानी एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका। तो मन्नू को कहानियां पसंद है। ठीक है, मन्नू भंडारी के पास कहानियों का भंडार है, ऐसे याद रखिए। कहानियों का भंडार किसके पास है? मन्नू के पास, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न है अपना, मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता? तो इनका बचपन बीता है कलकत्ता, जयपुर, कानपुर या अजमेर। तो अजमेर में बीता है इनका बचपन। कहाँ बीता है? अजमेर में। अगला प्रश्न है अपना, मन्नू भंडारी की हिंदी अध्यापिका का प्राध्यापिका का नाम क्या था? तो शीला, मनीषा, शालिनी गुप्ता, ज्योति गोयल। तो ये अपना है शीला अग्रवाल। ऑप्शन ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका ने अपने पिता के शक की स्वभाव का कारण, जो पिता उनके शक करते थे ना, उस स्वभाव के पीछे उन्होंने क्या कारण बताया? अपना द्वारा विश्वासघात, ये ऑप्शन टिक कर देना। ठीक है ना, अपना द्वारा विश्वासघात ही बताया गया था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर साहब का नाम क्या था? श्री अंबालाल, श्री बनवारी लाल, श्री अंबा देवी देव, या फिर श्री कृष्ण लाल। तो क्या नाम था? ए ऑप्शन, श्री अंबा लाल। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? त्यागशील, लालची, क्रोधी, या लड़ाई करने वाले। तो लेखिका की माँ का स्वभाव त्यागी था। ठीक है ना, त्यागशील था, त्याग करने वाली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीड, पाइप, चल, या सरकंडा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा रीड। ठीक है ना, अगला प्रश्न है अपना, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अभी कुछ आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र। ठीक है ना, यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, नहीं तो क्या कह सकते हैं कि इबादत कर रहे हैं, मिश्रा जी इबादत कर रहे हैं, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है ना, मिश्रा जी क्या इबादत कर रहे हैं? ठीक है, प्रार्थना कर रहे हैं। इबादत का अर्थ होता है, तो इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत यानी पूजा करना। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है अजरुद्दीन, फिर है अमीरुद्दीन, शमशुद्दीन या सादिक हुसैन। तो उनके बचपन का नाम क्या था? तो अमरुद्दीन, ठीक है ना, अमीरुद्दीन। ठीक है, ऑप्शन हम बी टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीरुद्दीन के नाना जी कहाँ पर शहनाई बजाने के लिए जाते थे? इनके जो नाना जी थे वो शहनाई बजाते थे। कहाँ पे? शिव मंदिर में, देवी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में, धर्मशाला में। तो वो बजाते थे बालाजी के मंदिर में। ये 9th में भी आपके चैप्टर था, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान वाला, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, इंग्लिश में है ना। अमीरुद्दीन के पैतृक गांव का नाम क्या था? तो वो गांव का नाम था अपने डुमराव, ठीक है ना, डुमराव। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा अपने सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 34वां प्रश्न देखते हैं। संस्कृति पाठ के लेखक का नाम क्या है? देखिए, संस्कृति काफी मुश्किल शब्द है, तो ये मुश्किल शब्द वाले कवि है, ठीक है ना। बदंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है ना, कौशल्यायन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक के अनुसार कौन संस्कृत व्यक्ति कहलाता है? लेखक किसे मानते हैं कि वो संस्कृत व्यक्ति है? तो लेखक मानते हैं कि आविष्कार करने वाला व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति है, ठीक है ना, ए ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, अगला है अपना प्रश्न। अपने पूर्वजों की गई खोज वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जिसे पूर्वजों की वस्तुएं मिल चुकी है वो क्या कहलाता है? वो सभ्य कहलाता है, ठीक है ना। पूर्वजों से जो वस्तुएं प्रयोग आविष्कार की गई, उनका उपयोग किए जा रहे हैं, वो सभ्य व्यक्ति है, ठीक है। संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना निहित होती है? कोई संस्कृत व्यक्ति है, वो जो काम करता है उनके पीछे भावना कौन सी निहित होती है? तो उनकी भावना उदारता की भावना, निस्वार्थ की भावना, जन कल्याण की भावना या वीरता की? तो हम बोलेंगे जन कल्याण की भावना निहित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? ठीक है ना, तो आंसर भौतिक जीवन से। संस्कृति मतलब संस्कृति का संबंध किस जीवन से? भौतिक जीवन से, बाहरी जीवन से, सामाजिक जीवन से या आंतरिक जीवन से? तो ये कैसे है? अपने भौतिक जीवन से, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? लेखक ने कहा असभ्यता की जननी है, पर है कौन? तो ये असंस्कृति है, ये असभ्यता की जननी है, ठीक है। और एमसीक्यू का अपना लास्ट क्वेश्चन है, मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? तो मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में अपने जो 2 नंबर के जो दो प्रश्न आने वाला और एक 3 नंबर का प्रश्न आने वाला, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अपना पहला, चश्मा लेखक की नज़र में किसका प्रतीक है? तो इनको फटाफट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेखक की नज़र में चश्मा देशभक्तों को सम्मान देने और देश प्रेम का प्रतीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? तो पहला तो नगर पालिका को विचार विमर्श व उपलब्ध धन की कमी के कारण देर लगी होगी। एक तो धन की कमी थी और विचार विमर्श भी उन्होंने किया, इसलिए लगी देर, ठीक है। स्कूल के ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम क्यों सौंपा गया? तो आंसर लिखेंगे धन साधनों का अभाव और अच्छे मृतिकारों की जानकारी न होने के कारण मास्टर जी को ये काम दे दिया था, ठीक है ना। जो ड्राइंग करते थे उनको काम ये दे दिया, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों या देशभक्तों की मूर्ति लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है कि जनमानस के मन में देशभक्तों का सम्मान बना रहे और देशभक्ति की प्रेरणा सबके दिलों में जगे, ठीक है ना। क्योंकि उनकी मूर्ति जब भी देखेंगे उनके मन में भी देशभक्ति की भावना जगेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता है? तो कैप्टन नेताजी के प्रति समान आदर भावना को दिखाने के लिए चश्मा लगाते हैं, ठीक है ना, आदर व्यक्त करने के लिए चश्मा लगाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार को कहाँ और क्यों ले जाते हैं? तो वो लेके कहाँ जाते हैं? कबीरपंथी मठ में ले जाते हैं और वहाँ पे भेंट रूप सिर पर लाद कर मतलब भेंट देने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। तो ले जाते कहाँ है? कबीरपंथी मठ में। और क्यों ले जाते हैं? भेंट देने के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपना, लेखक के जीवन में कौन सी विशेषताएं प्रकट हुई है? तो देखिए, कलाकारों तथा शांत स्वभाव के भक्तों का सम्मान करना और संगीत के प्रति गहरी रुचि रखना लेखक के जीवन की विशेषता है, ठीक है।
इसमें लेखक के जीवन की यही विशेषता है कि एक तो वो कलाकारों और संत स्वभाव के लोग हैं उनको और भक्तों का सम्मान करते हैं, दूसरी संगीत के प्रति उनकी गहरी रुचि है। ठीक है, अगला है बाल गोविंद की पुत्र वधू की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो क्या विशेषता थी? एक तो पुत्र वधू सुंदर, सुशील और प्रबंधिका के गुणों से युक्त थी, मतलब हर काम करने में माहिर थी, सुंदर थी, सुशील थी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, भगत जी ने समाज में प्रचलित दो कौन सी महत्वपूर्ण मान्यताओं को चुनौती दी थी? तो चुनौती किसको दी? एक तो इन्होंने कहा कि उनकी जो पतोह है के हाथों से पुत्र को अग्नि दिलवाई। ठीक है ना, क्योंकि पुत्र की मृत्यु होने के बाद नॉर्मली जो होता है उसके विपरीत उन्होंने कार्य किया। ठीक है ना, पतोह से उनके अर्थी को अग्नि दिलवाई और पतोह के भाई को कहकर विधवा विवाह के लिए कहा और उनको बोला कि विधवा जो उनके पुत्र की जो पत्नी थी विधवा हो गई थी, उनके पुनर्विवाह के लिए उन्होंने कहा। ये दोनों चुनौतियां थी। ठीक है ना, क्योंकि ये मान्यताओं के विरुद्ध बातें थी और उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, अगला है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों बुलाते थे? क्योंकि चश्मा वाला जो था वो कैप्टन नहीं थे, सेना में नहीं थे, लेकिन सेनानी न होते हुए भी लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। ऐसा क्यों था? तो आंसर लिखेंगे, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। ठीक है, वह चश्मे वाला न तो सेनानी था, न ही नेताजी का साथी था, फिर भी वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करता था। वह सुभाष चंद्र जी के बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर आहत हो गया, निराश हो गया कि सुभाष चंद्र बोस के चश्मा नहीं लगा हुआ था, इसलिए वह अपनी ओर से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी तथा सेना का कैप्टन कहकर पुकारते थे, चाहे उन्हें मजाक उड़ाने की मुद्रा में हो, लेकिन वो उनको कैप्टन कहा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, गांव में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? तो आंसर लिखेंगे, गांव में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ के मास में अपना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आषाढ़ मास में ही वर्षा प्रारंभ होती है। खेती बाड़ी ही ग्रामीणों का जो मुख्य आजीविका होने के कारण सारे ग्रामीण खेतों में हल चलाने और निराई गुड़ाई आदि कार्य करने लग जाते हैं। उन दिनों बच्चे भी खेतों में गीली मिट्टी से लथपथ होकर आनंद क्रीड़ा करते हैं। औरतें कलेवा लेकर खेतों में मेड़ पर बैठ जाती हैं, ठंडी हवा चलने लगती है और गांव के लोग फसल की आशा में उल्लास से भर जाते हैं और संगीत की स्वर लहरियां गूंजने लगती हैं। इस प्रकार सारा गांव सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण और उल्लास से भर जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की? तो आंसर लिखेंगे, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक व्यक्त न करके आनंद की अनुभूति की, क्योंकि वह मानता था कि इस संसार में ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। अब पुत्र की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहणी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से मिल गई है। ठीक है, इससे बढ़कर आनंद क्या हो सकता है? उन्होंने अपने पुत्र के शव को एक सफेद चादर से ढक दिया और कुछ फूल उस पर बिखेर दिए, एक दीपक उसके सिराने जला दिया। वे उसके सामने जमीन पर आसन लगाकर बैठ गए, तल्लीन होकर गीत गाने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी विलाप करती हुई पतोह को भी उत्सव मनाने के लिए कहा। तो वो निराश बिल्कुल नहीं हुए, उन्होंने कहा ये परमात्मा की इच्छा है, जो हुआ है सही हुआ, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक यशपाल किस धारा से जुड़ाव के कारण जेल गए? तो जो यशपाल जी हैं वो वे स्वाधीनता की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण जेल गए थे। ठीक है ना, यशपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक रेलगाड़ी के किस डिब्बे में क्या सोच रहे थे? ठीक है ना, तो उत्तर लिखेंगे, लेखक नई कहानी के कथानक और प्राकृतिक दृश्य के अवलोकन हेतु खाली डिब्बा समझ सेकंड क्लास में चढ़ गए। उन्होंने सोचा खाली डिब्बा, इसमें चढ़ जाता हूँ और अपने कथानक और प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करूंगा, ऐसा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है अपना, लेखक ने खीरा खाने के लिए मना क्यों किया? तो आंसर लिखेंगे, लेखक ने देखा कि नवाब सिर्फ औपचारिकता निभाने तथा कोरा शिष्टाचार हेतु
खाने को पूछ रहा है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नवाब साहब जो है सिर्फ औपचारिकता दिखा रहे हैं और शिष्टाचार दिखाने के हिसाब से पूछ रहे हैं, अपने मन से नहीं खिला रहे, तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। लेखक ने लखनवी नवाब के अंदाज की तुलना किस प्रकार नई कहानी से की है? तो आंसर लिखेंगे, लेखक ने नवाब को सिर्फ सुगंध व स्वाद से आए मुंह से भरे पानी से पेट भरने तथा डकार लेने की प्रक्रिया की तुलना नई कहानी से की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, इस कथन को लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। तो उत्तर क्या लिखेंगे कि लखनवी अंदाज कहानी में यशपाल ने लखनऊ के एक नवाब साहब की बनावटी जीवन शैली का कथानक उपस्थित किया और नवाब साहब ने खीरे को छीलकर नमक मिर्च लगाकर केवल सूंघा और कहा कि इसका स्वाद लाजवाब है, और खीरे खाए नहीं और फेंक दिए। ठीक है। स्वाद सूंघा और उसको पहले तो जीवन शैली उनकी इस प्रकार बताइए कि छीला उन्होंने, नमक और मिर्ची लगाई, सूंघा और बताया स्वाद बहुत ही अति उत्तम है, ऐसा बोला। इस प्रकार बनावटी रईस बनने का आचरण होने के कारण लेखक ने सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक ने क्या सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया था? तो आंसर लिखेंगे, लेखक ने भीड़ से बचने के लिए, एकांत में नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के विचार से ही सेकंड क्लास का टिकट लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखिका बचपन में कैसी दिखती थी? तो लेखिका बचपन में मरियल सी, दुबली और काली दिखाई देती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिताजी का स्वभाव कैसा था? तो पिताजी का स्वभाव एक तरफ कोमल संवेदनशील तथा दूसरी तरफ क्रोधी और शक्की और अहमवादी व्यक्ति थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भग्नावशेषों के ढोते पिता पंक्ति का क्या आशय है यहाँ पे? तो आंसर लिखेंगे, उनके पिता की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, वे अपने पुराने गुणों को बचे कुचे अंशों के सहारे ही जी रहे थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखिका को साहित्यिक दुनिया से किसने परिचय करवाया? साहित्यिक दुनिया उससे किसने परिचय करवाया? तो उत्तर लिखेंगे, लेखिका को उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने चुन चुनकर साहित्य पढ़ने की सलाह दी तथा साहित्य से परिचय करवाया। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, डुमराव गांव किन कारणों से इतिहास में प्रसिद्ध है? तो उत्तर लिखेंगे, अमीरुद्दीन यानी खान साहब यानी बिस्मिल्लाह खान के जन्म के कारण और शहनाई में प्रयुक्त होने वाली रीढ़ घास के उत्पन्न होने के कारण ये गांव बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगला है, लेखक यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो काव्य संग्रह में एक यदा कदा, अयोध्या, ठीक है ना, और अन्य कविताओं में ड्योढ़ी पर आलाप ये हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संस्कृति पाठ में कौन से दो शब्द ऐसे हैं जो सबसे अधिक काम में आते हैं? तो देखिए, एक है सभ्यता और एक है संस्कृति। ये दो ऐसे शब्दों का वर्णन किया गया अपने इस पाठ में। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है? तो संस्कृति द्वारा किए गए या आंतरिक योग्यता के आधार पर किए गए आविष्कार दूसरों के लिए उपयोग में आते हैं, इसे हम सभ्यता कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सभ्य व्यक्ति कौन है? तो लेखक के अनुसार पूर्वजों द्वारा प्राप्त ज्ञान और सत्य आविष्कार को उपयोग में लाने वाला व्यक्ति सभ्य है। प्रयोग हो चुके हैं, पूर्व ज्ञान पूर्वजों ने जो दिया उनका जो प्रयोग करके जी रहा है वो कौन है? वो सभ्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, संस्कृति और असंस्कृति में क्या अंतर है? तो मानव के विकास, ज्ञान, कल्याण की भावना संस्कृति में निहित है तथा मानवता के हास्य, विनाश, अकल्याण की भावना असंस्कृति में निहित है। तो संस्कृति क्या है? जहाँ पे मानव का विकास, ज्ञान और कल्याण होता है, और असंस्कृति में मानवता का विनाश होता है, ठीक है, हास्य होता है और अकल्याण होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने संस्कृति व असंस्कृति किसे कहा है? ठीक है। तो किसे कहा? देखिए, लेखक ने मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर नए तथ्य की खोज करने की योग्यता को संस्कृति कहा है, लेकिन मानव का अकल्याण करने वाली भावना से की जाने वाली खोज को असंस्कृति कहा है। ठीक है ना।
अगला प्रश्न है अपना, लेखक के अनुसार संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है? तो लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बनती है, तब असंस्कृति बन जाती है। तो संस्कृति असंस्कृति कब? जब मानव कल्याण की भावना निहित नहीं रहती है तब, ठीक है ना। अगला है, बदंत आनंद कौत्सल्यायन के अनुसार मानव संस्कृति क्या है? तो आंसर लिखेंगे, कवि के अनुसार, लेखक के अनुसार मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और वह मानव कल्याणकारी है। वह मानव के आंतरिक सूक्ष्म गुण के साथ उसकी योग्यता, प्रवृत्ति, प्रेरणा की जननी है और उसे देश या धर्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता, इसलिए वह मानव कल्याण करने वाली श्रेष्ठ और स्थायी है। इसकी खोज किसी किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होती है, ठीक है ना, यहाँ पे एक बार लिखना है, ठीक है, और बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए होती हैं, ठीक है, ऐसा मानना है अपने लेखक का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके इस भाग के पूरे प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुए, ठीक है ना। इसके बाद में आपको जो लेखक और कवि परिचय और अपने जो सेकंड बुक है दूसरी हिंदी वाली जिसमें 3 चैप्टर है, ठीक है ना, कृतिका भाग 2, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई डाउट हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।